जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे SSC GD का जीके का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे जीके के, जो आप सभी के लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। आज हमारा पार्ट 5 हमारा जीके का हो रहा है। इससे पहले हमने 4 पार्टों में वीडियो बना चुके हैं। एक एक प्रश्न हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया है। सारे प्रश्न आप सभी के लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, जीके का आपका जो सेशन रहेगा वो आप सभी के लिए पूरे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं कि ये हमारा सेशन क्या है आज। देखिए, सबसे आज का हमारा पहला प्रश्न है। 61 नंबर से हमने शुरू किया, क्योंकि हमने ये PYQ प्रश्न छाटे हुए हैं। कौन से PYQ प्रश्न है जो एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था चामुंड राय ने। किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न रहेगा। देखिए, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, मराठा राज्य यानी महाराष्ट्र में माना जाता है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, कोटदेव को, बाजीराव प्रथम, शहाजी भोसले या फिर बालाजी विश्वनाथ को। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही स्पीड तरीके से हम इस सेशन को करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आने वाली फरवरी में हमारी परीक्षा होने वाली है। तो देखिए, आपको फरवरी 2 तारीख से लेकर के किसी भी तारीख में परीक्षा पड़ सकती है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है और आप सभी के लिए अच्छे से ज़्यादा प्रश्नों को देखना है, जिससे आप जीके क्रैक कर पाएँ। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए, जयदेव किसके दरबारी कवि थे? हरिकेन के थे, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जयदेव जो हमारे थे वो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। किसके थे? लक्ष्मण सेन के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो देखिए, भारत की यात्रा पर जो आए थे प्रथम ब्रिटिश सम्राट, वो कौन थे? वो हमारे थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, छाया में उगने वाले पौधे यानी धूप में उगने वाले, छाया में उगने वाले यानी पेड़ों की ठंड में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए, हेलोफाइट कहलाते हैं, लिग्नोसाइट, थियोफाइट या फिर सियोफाइट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सियोफाइट। क्या कहलाते हैं? सियोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन टी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए सेशन के लिए शेयर कर दें, जिससे सभी दोस्तों के लिए आपको हेल्प मिल सके। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार पटेल ने, लाला लाजपत राय ने या फिर महात्मा गांधी ने। किसने किया था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखिए, बांस किस रूप से वर्गीकृत है? बांस किस रूप से वर्गीकृत है? पौधा, पेड़, घास या तना? तो देखिए, बांस हमारा जो होता है वो क्या होता है? घास होता है। क्या होता है? घास माना जाता है। ये घास के रूप में वर्गीकृत है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजाम उल मुल्क ने, निजामुद्दीन औलिया ने, निजाम अल बकर ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा निजामुद्दीन औलिया ने, कि दिल्ली अभी दूर है ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का मुख्य मंत्र है? तो देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? ये है वैष्णव संप्रदाय का। किसका? बी ऑप्शन, यानी वैष्णव संप्रदाय का हमारा प्रमुख मंत्र है। अगला देखिए, शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, शरीर से जो हमारा विषैला पदार्थ निकलता है वो निम्न में से कौन सा है? वो हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा है? ये होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया हमारा होता है जो विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर से निकलता है। इसका सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है। देखिए शिमला के जो सन्यासी के रूप में विख्यात है वो कौन है, वो हमारे हैं ए.ओ. ह्यूम। कौन है, ए.ओ. ह्यूम है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला हमारा प्रश्न है नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे। ऊधम सिंह थे, मदन लाल डींगरा थे, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे यहाँ पर हमारे नौजवान भारत सभा के प्रमुख जो सचिव थे वो हमारे थे भगत सिंह। कौन थे, भगत सिंह थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होएगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है। देखिए जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है, फॉसिल, अवशेष या फिर क्या कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा फॉसिल। क्या कहा जाता है, फॉसिल कहा जाता है जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को, फॉसिल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है पख्तूनिस्तान किस क्षेत्र में है। पख्तूनिस्तान किस क्षेत्र में है, तो अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान में। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा अफगानिस्तान में। कहाँ पर है, पख्तूनिस्तान कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। देखिए आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी थी उसका जो जनक था वो कौन था, तो देखिए वो उसके जनक थे लिस्टर। कौन थे, लिस्टर थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, लिस्टर। स्पीड तरीके से हमने सेशन को किया है, बहुत ज़्यादा स्पीड तरीके से किया है। वहाँ मैं बार बार कहूँगा कि परीक्षा का समय हमारा नज़दीक है, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। जितने ज़्यादा प्रश्न हम रिपीट करेंगे उससे ही हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीके के प्रश्नों के लिए। तो देखो 20 प्रश्न आपको करना है अच्छे से। तो अगला हमारा प्रश्न होगा किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। देखिए कोरेंस, वाटसन, मुलर या मेंडल। तो देखिए 76 नंबर का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा वाटसन। क्या होगा, वाटसन होगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान का आनुवंशिकी कहा गया, तो वो वाटसन ने बोला था ऐसा वाक्य। तो वाटसन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। देखिए रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, लैंडस्टीनर है, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 77 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, लैंडस्टीनर। रक्त समूह के आविष्कारक लैंडस्टीनर थे। अगला प्रश्न है देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। देखिए हमारा जो हार्ट था उसका पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। 78 नंबर का जो राइट आंसर हमारा होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अरस्तु द्वारा, डार्विन, पास्चर या फिर मेंडल। तो 79 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा डार्विन। क्या हो जाएगा, डार्विन। विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के लिए अपने शेयर भी कर दें। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न रहेगा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, ये PYQ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या, कैसे गलत कर देते हैं मैं समझाता हूँ आपके लिए कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए हिस्टोलॉजी के लिए क्या समझ लेते हैं, वो वही समझ लेते हैं कि हिस्ट्री का जनक। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है हिस्ट्री का जनक। तो देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक लगा देते हैं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैमन, स्लाइडेड, रॉबर्ट हुक या फिर मेयर। तो क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात हो रही है। सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, वो किया था हमारा मेयर ने। किसने किया था, मेयर ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा है, डी ऑप्शन। कौन सा है, डी ऑप्शन। यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर रॉबर्ट हुक को नहीं लगाना है। रॉबर्ट हुक हिस्टोलॉजी यानी हिस्ट्री के जनक को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको मेयर लगाना है। क्या लगाना है, हिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण होता है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था हमारा मेयर ने। किसने किया था, मेयर ने हमारा किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। देखिए हमारा जो खून का जो मतलब हमारा मांस का जो घाव होता है उसको भरने में सहायक होता है, वो कौन सा ऊतक होता है, तंत्रिकी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, पेशीय ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक होता है, वो होता है हमारा एपिथीलियमी ऊतक। कौन सा होता है, एपिथीलियमी ऊतक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला होगा, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। देखिए, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। वसामय ऊतक, रोम, श्वेत ग्रंथियाँ या फिर संयोजी ऊतक। तो 82 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा वसामय ऊतक। कौन सा? वसामय ऊतक हमारा जो होता है वो शरीर को, हमारे जो टेम्परेचर होता है उसको गर्म करने में सहायता करता है, तो वसामय ऊतक। अगला हमारा प्रश्न होगा, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। न्यूट्रोफिलिया, नियमोप्लेसिया, नेफ्रासिस या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा नेफ्रासिस। कौन सा हो जाएगा? नेफ्रासिस हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक को मृत्यु को कहते हैं। देखिए, जीवित यानी जीवित शरीर में जो कोशिका या देह की मृत्यु होती है उसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 84 नंबर पे, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो देखिए, कोशिका में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, वो हमारा प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए। तो 84 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा डीएनए। देखिए, इस प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, डीएनए की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसकी होती है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगला देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो देखिए, डीएनए जो हमारा था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी ऐसा वाला जो मॉडल आया था हमारा, कैसा वाला? ऐसा वाला डबल हेलिक्स मॉडल। जो जिसको डबल मॉडल बोला गया, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने दिया था, डाल्टन ने, वाटसन एवं क्रिक ने या साल्क ने। किसने दिया था? ये दिया था हमारा वाटसन और क्रिक ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं। देखिए, माता पिता के जो गुण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, PYQ प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं, यानी किसके द्वारा उन तक पहुँचते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गुणसूत्र द्वारा हमारा जो क्या होता है, माता पिता के गुण संतानों में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। तो देखिए, कौन सा ऐसा कारण होता है जिसमें एक माता पिता की सभी संतानें बिल्कुल एक समान नहीं होती हैं। तो आनुवंशिक की विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता के कारण हमारे एक माता पिता की जो संतानें होती हैं वो सभी समान नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन या फिर आइंस्टाइन। तो 88 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा लेमार्क। किसने? लेमार्क ने सबसे प्रथम जैव विकास को समझाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, डी व्रीज, लेमार्क या फिर डार्विन ने। तो 89 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, डी व्रीज ने। किसने? डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, आज का हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ की श्रेणी में, एनिलिडा, पोरीफोरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जरूर पता होगा। अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अगर नहीं पता है तब भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पूछना जरूर है। और पता है तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर जरूर देना। ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा। दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपकी अच्छे से तैयारी हो, आपकी परीक्षा क्रैक हो, मैं यही उम्मीद आपसे करता हूं। दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।